ठीक है। हाँ, तो ये करना पड़ेगा। चैप्टर 1 की क्वेश्चन बैंक का जो वीडियो है वो भी मैं आपको आज सेंड कर दूंगा आपको, लेकिन खुद से पूरी क्वेश्चन बैंक करनी है। ठीक है, और क्वेश्चन बैंक कब कर पाएंगे, जब चैप्टर 1 का आपने रिवीजन कर लिया। ठीक है, चैप्टर 1 का रिवीजन कर लेना और क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन खोल के अपने आंसर मार्क करते जाना। कहीं भी प्रॉब्लम है तो वीडियो को ओपन करके रिस्पेक्टिव क्वेश्चन को देख सकते हो, मेरे को ही पूछ सकते हो। अगर पूरी क्वेश्चन बैंक करते समय आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को एक बार क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन समझ नहीं आ रहा है या कुछ है, तो पूरा वीडियो देख लेना। लेकिन मेरे को पता है कि आपको उसके पहले आ जाएगा, नियत होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना है और अपना इंटरप्रिटेशन इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑडिटिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन। तो वो तभी होगा जब क्वेश्चन बैंक आप खुद से करोगे, हम स्पून फीडिंग नहीं करेंगे आपको। और कभी जरूरत पड़ी तो आपके लिए डॉक्यूमेंटेड वीडियो बनाया हुआ है, और प्लस मैं भी हूं। ठीक है, चैप्टर 1 क्लोज। मैप, कल हमने मैप बनाया था, एक साथ में बनाया ना पूरा मैप, अच्छा लगा ना? वो मैप से अपना समझ में आता ना कि क्या क्या पॉइंट्स मेरे को पढ़ने हैं। वो मैप के थ्रू आपका रिवीजन अच्छा होगा कि रिवाइज कर ले, रिवाइज कर ले, रिवाइज कर ले, समझे? ठीक है, नाउ दिस विल बी स्ट्रक्चर फॉर एवरी चैप्टर। ठीक है, ओके। चैप्टर नंबर 2, ऑडिट स्ट्रेटजी, प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। वेलकम टू चैप्टर नंबर 2। वेरी 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 गुड चैप्टर, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली चैप्टर 1 से थोड़ा बड़ा रहेगा, है ना, क्योंकि अब धीरे धीरे दुनिया बढ़ेगी ही। ठीक है, और इसमें से सबसे बड़ी खासियत यह है कि हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार चैप्टर से क्वेश्चन आता है। ठीक है, और आपके सामने जैसा हमारे चैप्टर 1 में 13-14 क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ 20-25 क्वेश्चन रहेंगे। आपको पूरी आइडिया रहेगी कि इस इतने ये 20-25 में से भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। ठीक है, वो मैं आपको करके दूंगा। यस, चैप्टर 1 और 2 मिला के मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एग्जाम में बनता है 7 से 8 मार्क का वेटेज मिनिमम लेवल पे। आई एम कंसिडरिंग एमसीक्यू एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव, और मेरे को ऐसा लगता है कि ये मार्क आपके हाथ के हैं। ऑडिट में अगर आपके चैप्टर्स की राशनिंग करोगे तो आपको मार्क्स एक्वायर करना थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, चलो। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाम क्या है? ऑडिट स्ट्रेटजी पहला नाम, ऑडिट प्लानिंग दूसरा नाम, और ऑडिट प्रोग्राम तीसरा नाम। ठीक है, ये सबसे आखिरी में पढ़ेंगे हम। पहले हम लोग प्लानिंग और स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले चालू हुआ प्लानिंग। ऐसे 300, कौन सा ऐसे है? ऐसे 300। ठीक है, ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मेरे को बताओ, अब मैंने आपको बोला कि भाई बुधवार को टेस्ट है, ठीक है, तो क्या ऐसे ही पढ़ने लग जाओगे क्या? आपको दूसरे क्लासेस के होमवर्क भी है, कॉस्टिंग का होमवर्क है, अकाउंट्स का है, इसका है। आपको प्लान करना पड़ेगा ना कि 2 घंटा में ऑडिट का पढ़ूंगा, संडे को इतने घंटा में ऑडिट का पढ़ूंगा, फिर AS 144 का टेस्ट भी आ रहा, उसका ही मेरे को प्लान करना है। प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट है ना? ICAI का लोगो भी है, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। ठीक है, तो प्लानिंग अपनी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी चीज करने के पहले हम प्लान करते ना। ट्रिप पे जाना है, चल जाते क्या? पूरा प्लान करते ना, टिकट्स, होटल्स, है ना, शॉपिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। वैसा ही ऑडिट करने के पहले ऑडिट को क्या करना पड़ेगा? प्लान। इसी के लिए चैप्टर नंबर 2 है। पहले चैप्टर में सिर्फ हैंडशेक हुआ है कि हाँ मैं तेरा ऑडिट करूंगा। अब हम लोग ऑडिट स्टार्ट कर रहे हैं। अज्यूम करो कि हम सभी लोग, मैं एंगेजमेंट पार्टनर हूं, मतलब मैं कौन हूं? सीए हूं। ठीक है, अपनी सीए फर्म है, उसमें 5 पार्टनर है, उसका एक पार्टनर मैं हूं, एक पार्टनर प्रज्ञा मैम है, एक पार्टनर अंकित सर है, एक पार्टनर मयंक सर है, ऐसे 5 पार्टनर। लेकिन अभी ये ऑडिट मेरा है ना, तो मेरे को बोलते हैं एंगेजमेंट पार्टनर। क्या बोलते हैं? उस एंगेजमेंट पे जो पार्टनर काम कर रहा है सीए फर्म का, उसका नाम होता है ईपी, एंगेजमेंट पार्टनर। एम आई क्लियर टू यू? मैं एंगेजमेंट पार्टनर हूं और मैं मेरे साथ में एक पूरी सेना लेके जा रहा हूं आर्टिकल्स की, और हम ऑडिट कैसा कर रहे हैं? एमएसईबी। ठीक है, एमएसईबी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है। करेक्ट है। अब ऑडिट करने के पहले अपन कर रहे हैं प्लानिंग। ठीक है, आ गए ऑडिट की दुनिया में, पूरा इमेजिनेशन बैठ चुका है, परफेक्ट। ऐसे 300 है, कौन सा? 300। अभी तक 200 देखा अपन ने, अभी 300 है। 300 का क्या नाम है? प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डील्स विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लिखो आप चैप्टर का नाम लिखो, चैप्टर का नंबर लिखो आपके नोट्स में, और सबसे पहले डाल दो ऐसे 300। मैप के लिए एक फ्रंट और बैक एक सिंगल पेज छोड़ देना,
फ्रंट और बैक। अगर आपको लगता है कि मेरी राइटिंग जो बहुत ज्यादा बड़ी है तो 3 पेज छोड़ देना, फिर लिखो ऐसे 300, ऐसे 300, है ना। ब्रैकेट उसके इन्वर्टेड कॉमास में लिखो प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डन डन, ठीक है। उसके नीचे एरो करके लिख दो डील्स विथ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान ऑडिट, डील्स विथ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान ऑडिट। तो ऐसे 300 में बताया है कि ऑडिटर ऑडिट की प्लानिंग कैसे करेगा। हमने कल देखा था ना वाई ऐसे आर नेसेसरी, उसमें लिखा था ना यूनिफॉर्मिटी। अब सब ऑडिटर इस चीज को यूज करके अपना ऑडिट प्लान करेंगे। डन, ठीक है। आगे बढ़ू, अनुमति है। अभी अपना पहला क्वेश्चन अपने सामने रेडी खड़ा है, उसका नाम है व्हाई प्लानिंग एंड ऑडिट इज नेसेसरी और उसके बेनिफिट्स, है ना। फेवरेट क्वेश्चन है ये, 2024 के पहले तो इतने बार पूछते थे, तुमको क्या पता, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन ना पेपर को इजी बनाते हैं और कुछ क्वेश्चन पेपर को टफ बनाते हैं। ये इजी वाला है, ठीक है। अभी इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा वो लिखो, लिखो क्वेश्चन नंबर 1, उसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 1, while conducting an audit of MSEB Limited, while conducting an audit of MSEB Limited, one of the article of M27 and company of M for May, M27 and CO company asked engagement partner CA Shubham, asked engagement partner CA Shubham about why planning and audit is necessary, why planning and audit is necessary, why can't we direct initiate the audit, why can't we direct initiate the audit। बराबर है, समझ में आया क्वेश्चन। चलो ठीक है ना। अब देखो तुम लोग है ना ऑडिट में धीरे धीरे थोड़े मैच्योर हो चुके हो, अब नया नहीं है ऑडिट, 3-4 क्लास हो गई, एक पूरा चैप्टर हो गया, करेक्ट है ना। अभी क्लास में रहना, अटेंशन रखना और क्लास के अंदर ही लर्न करना, ठीक है। अभी क्यों ऑडिट जरूरी है, ठीक है। अभी आप देखो अगर हमने ऑडिट का प्लानिंग बराबर किया तो क्या होगा, आप ऑडिट करने गए, एमएससीबी का ऑडिट कर रहे हो, कितने सारे डिविजन है उसमें, कितनी सारी चीजें उसमें, है ना। अलग अलग तरीके की इन्वेंट्री होगी, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होंगे, यस। अगर हम हर चीज पे उतना ध्यान देंगे तो ऑडिट बराबर हो पाएगा क्या, टाइमली हो पाएगा क्या, इफेक्टिवली हो पाएगा क्या, नहीं। हम बोलते हैं जब अपन रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हर चीज पे ध्यान देंगे तो बराबर हो पाएगा क्या। अपने को स्मार्ट वर्क करना है, जो जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, एक बार के लिए उसको इग्नोर करना है, करेक्ट है। ऐसा करते हैं अपन प्लानिंग। तो वो बोल रहा है कि आप जब प्लानिंग करते हो ना, सबसे पहला बेनिफिट आपको ये होता है कि जो भी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स होने वाली है, जो भी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स है, जो भी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स की एरियाज है, जहां जहां पे ज्यादा प्रॉब्लम है, वहां पे आपका अटेंशन जाएगा, वहां पे आपका अटेंशन जाएगा। अपन सब बैठे प्लानिंग कर रहे हैं एमएससीबी का। अब मैंने आपको पीपीटी बताया कि बेटा देखो पिछले सालों की ऑडिट को ध्यान में रखते हुए जो इन्वेंट्री सेक्शन है ना एमएससीबी का, वहां हर बार मिस स्टेटमेंट मिलते हैं, वो बहुत क्रिटिकल एरिया है और सरकार की उस पर नजर होती है। वहां अगर अपन ने कुछ गलती कर दी तो वी आर डन, तो पोटेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो मैंने तुमको प्लानिंग के टाइम पे हाईलाइट कर दिया। अब अपन क्या करेंगे,
उस पर अपना पूरा अटेंशन रहेगा। मतलब इन्वेंट्री की चेकिंग करने के लिए मैक्सिमम लोग जाने वाले हैं, एंगेजमेंट पार्टनर खुद भी जाने वाला है। ये फायदा है प्लानिंग का। अगर मैं प्लानिंग नहीं करता, ठीक है, तो हम वो इन्वेंट्री को कैजुअली ले लेते हैं और हो सकता है कि हमारे सामने से मिसस्टेटमेंट हमसे छूट जाए एंड वी आर गॉन। क्लियर है? पहला पॉइंट। प्लानिंग कैसे हेल्प करता है? हेल्पिंग द ऑडिटर टू डिवोट एप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ द ऑडिट। ऑडिट की इंपॉर्टेंट एरियाज पे अटेंशन डिवोट करने के लिए हमको प्लानिंग हेल्प कर दी है। और दूसरा प्रॉब्लम भी देखो सेम है। दूसरा पॉइंट, हेल्पिंग द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ऑन टाइमली बेसिस एंड रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑन टाइमली बेसिस। प्लानिंग की ये हेल्प है। क्या क्या इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, कहां कहां पे पोटेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, वो टाइमली बेसिस पे आइडेंटिफाई होगी तो टाइमली बेसिस पे रिजॉल्व होगी। बराबर है? जहां पे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं वहां मैं क्या करूंगा, एक्सपीरियंस्ड आर्टिकल को भेजूंगा। नए लेवल आर्टिकल को भेजूंगा क्या, वहां पे मैं शायद खुद भी जाऊंगा। ठीक है, ये मेरे को प्लानिंग से मालूम पड़ा कि ये इंपॉर्टेंट एरियाज है, ये पोटेंशियल प्रॉब्लम्स है। पोटेंशियल प्रॉब्लम मेरे को टाइमली बेसिस पे आइडेंटिफाई हो जाएगी क्योंकि मैंने बराबर प्लानिंग की। ठीक है, तो एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट एरियाज। क्या है? तो अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज, वर्ड क्रिटिकल है अटेंशन। बोलो, हेल्पिंग द ऑडिटर टू डिवोट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ द ऑडिट, है ना? इसमें मदद करता है कि इंपॉर्टेंट एरियाज क्या क्या है वो अपने को मालूम पड़ जाती है। हमारा पूरा अटेंशन इंपॉर्टेंट एरियाज पर आ जाता है। हेल्पिंग द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रॉब्लम्स एंड रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ऑन अ टाइमली मैनर। करेक्ट है ना? मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार इन्वेंट्री में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, वहां पोटेंशियल प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। हम बोलते हैं ये पोटेंशियल रैंकर है, मतलब इसमें काबिलियत है रैंक लाने की। वैसा ही वो प्रॉब्लम पोटेंशियल प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम अभी तो प्लानिंग ही कर रहे ना, एक्चुअल ऑडिट चालू किया क्या तो तेरे को प्रॉब्लम मालूम पड़ेगी क्या? नहीं, अभी जो भी है वो एस्टिमेशन है। तो पोटेंशियल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में मदद होती है कि वहां पे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है और उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे कि वहां पे अनुभवी आर्टिकल को भेजेंगे, वहां पे मैं खुद जाऊंगा। ठीक है, तो उसका रिजोल्यूशन अच्छे से हो जाएगा, हमसे कोई गलती नहीं होगी। समझ में आई बात? मेरे बच्चे बोलो, अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज, आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। वापस, एक और बार। ठीक है, तीसरा, अच्छा ये हेल्पिंग ऑडिटर मतलब प्लानिंग ऑडिटर को ऐसे ऐसे हेल्प करता है। ठीक है, हेल्पिंग द ऑडिटर टू प्रॉपरली ऑर्गेनाइज ऑडिट एंगेजमेंट, है ना? ऑडिट एंगेजमेंट को मैं प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर लूं, प्रॉपरली मैनेज कर लूं, सो दैट इट इज परफॉर्म्ड इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, ताकि हमारा ऑडिट एंगेजमेंट इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में आगे बढ़े मतलब परफॉर्म हो। ठीक है, अब देखो ऑडिट एंगेजमेंट है ना, अपन प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग करने में ना अपन सबसे बड़ा फायदा क्या है ना, हम ये ऑडिट एंगेजमेंट मतलब जो ऑडिट अपने को करना है वो ऑडिट एंगेजमेंट को हम बराबर ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। मतलब इन्वेंट्री की ऑडिट करनी है, पूरे के पूरे 20 आर्टिकल इन्वेंट्री पे चलेगा क्या? बाकी का ऑडिट कौन करेगा? ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन प्लानिंग में हम क्या बोलेंगे कि याशवी जो है वो इन्वेंट्री करेगी, ठीक है, दिव्या जो है वो पीपीई करेगी, अथर्वा जो है वो डेटा चेक करेगा। ऐसा अपन ने ऑर्गेनाइज कर दिया। ठीक है, और मैनेज करना मतलब फिर मैं उसका बराबर एज ए एंगेजिंग पार्टनर बराबर फॉलोअप ले रहा हूँ। भाई तूने अथर्वा क्या क्या देखा? सर वो डेटा की मैंने सब इनवॉइसेस देख लिए, ठीक है, उनके सारे प्रोविजन देख लिए, ठीक है, पता याशवी तूने क्या किया? सर इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिएशन करके
इसको बोलते हैं मैनेज। तो प्लानिंग से क्या होगा, हम प्रॉपरली प्लान कर पाएंगे, ये चीज ये चीज ये चीज ये, और फिर उसका फॉलोअप ले लेके उसका बराबर मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो हेल्पिंग द ऑडिटर टू प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज ऑडिट एंगेजमेंट so that it is performed in effective and efficient manner। क्लियर है? पहला बोलो, डिवोट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज। बोलो, और इंपॉर्टेंट एरियाज को लग गई पोटेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम। बोलो, वापस से पहला बोलो, अब तीसरा, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज ऑडिट एंगेजमेंट। बोलो, तीन पॉइंट हो गए, करेक्ट है। देखो आगे पीछे का कंस्ट्रक्शन में आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेंगे चलेगा, लेकिन 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 ऑडिट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये की सेंटेंसेस जो मैं आपको रिवाइज कराना है, तीन तीन वर्ड। ये जो तीन तीन वर्ड है यही आपके नोट्स में आने वाले हैं सर्कल में, ठीक है। इसी को आपको वहां पे अंडरलाइन करना है, ठीक है। अगर आपको दिमाग में गैस, देखो अभी तो एक ही चैप्टर है, पूरे 11 चैप्टर में थोड़ा बहुत फिर शफलिंग होती जाएंगी। अगर आपको बराबर आपका एग्जाम में बैठ के एक ही काम है, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना, उसका रेलेवेंट आंसर दिमाग में लाना, फिर उसका एलॉबरेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अगर ये सब सेंटेंस भी लिख देना, आगे पीछे का आप कंसल्ट कर सकते, और लेकिन इसको अंडरलाइन कर। अगर ये अंडरलाइन नहीं किया तो वो पूरा पढ़ेगा, तो बोलेगा अरे क्या इंग्लिश लिखी है ना, उसको पढ़ने मत देना, ठीक है। ओके, फिर चौथा, असिस्टिंग इन द सिलेक्शन। अब देखो ये हो गए आपके तीन पॉइंट, ठीक है। एक हो गया आपका ऑडिट एंगेजमेंट को लेके, और दो हो गया आपके अटेंशन एरियाज और को प्रॉब्लम को लेके। ये तीन पॉइंट कहीं ना कहीं एक सेक्शन खत्म हो गया। अब सेक्शन नंबर 2 जो है वो एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के लिए और वर्क के लिए है, ठीक है। अब सुनो, असिस्टिंग इन द सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, है ना, विथ अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कैपेबिलिटीज, बस, ठीक है। अभी सुनो, सिंपल सी बात है, एमएससीबी का ऑडिट करने जा रहा हूं, करेक्ट है, और मैं सारे आर्टिकल फर्स्ट ईयर वाला लेके चला गया। जिनको ज्ञान नहीं है वो इंटर क्लियर करके जस्ट आए हैं, ठीक है। किसी को 400 मार्क, किसी को 450 मार्क, किसी को 380 मार्क, किसी को 300 मार्क, बस लेके चला गया, ठीक है। वहां जाके मेरे को मालूम पड़ रहा है इनको मेरे को पूरा सिखाना पड़ रहा है, पाउचिंग क्या है, वेरिफिकेशन क्या है, मैनेजमेंट क्या बोलेगा, भाई क्या लगा है ये, काय की पगार ले रहा, तो ये सब बच्चे लेके आ गए जीटे खेलना है क्या, अनुभवी लोग कहाँ है, बराबर है ना बात को। तो एंगेजमेंट टीम मेंबर सिलेक्ट करने में प्लानिंग, जिस तरीके का ऑडिट है उस तरीके का कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है, राइट। क्रिकेट में आप देखते होंगे, जिस तरीके की पिच है, जिस तरीके के बैकग्राउंड है, उस तरीके के बॉलर सिलेक्ट करते हैं। स्पिनिंग ट्रैक है तो स्पिनर ज्यादा लेंगे, फास्ट वाली ट्रैक है तो फास्ट बॉलर ज्यादा लेंगे। वैसा ही हम हमारी एंगेजमेंट टीम मेंबर को सिलेक्ट करेंगे ऑडिट देख के, ताकि हमारे टीम में वो कैपेबिलिटीज हो जो हमें ऑडिट एंगेजमेंट में जरूरी है ना। और ये कब होगा, जब तुम प्लान करोगे। प्लान ही नहीं करोगे, चलो ऑडिट करने के लिए, कौन कौन चल रहा है, अच्छा 10 है, बैठो, ऐसा होता क्या, कौन सा ऑडिट है, क्या स्किल चाहिए, क्या चीजें उसमें करनी है, उस हिसाब से अपन सिलेक्ट करते हैं ना, भाई तेरे को चलना है, तेरे को चलना है, एक ब्लेंड लेंगे अपन चीजों का, वैसा। तो असिस्टिंग, बोलो, काय में, सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर, हिंदी में बोलो, एंगेजमेंट टीम मेंबर का सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेबिलिटीज, on the basis of their capabilities and competence required for engagement। बोलो, required for audit engagement। अब देखो आगे का क्या है, to respond anticipated risk and proper assignment of work to them। to respond anticipated risk का मतलब क्या होता है कि हम एमएससीबी के ऑडिट में जा रहे हैं, अब हमको वहां पे रिस्क है, हमको पता है कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। वहां पे रिस्क ज्यादा है कि अपने को 4-5 चीज तो समझ में ना आए, ठीक है। इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक्सपीरियंस्ड लोग चाहिए, और इसके लिए हम एंगेजमेंट टीम मेंबर को सिलेक्ट कर रहे हैं ताकि हम उन रिस्क को रिस्पॉन्ड कर पाए।
अच्छा कॉम्प्लिकेटेड है, ले बेटा 30 साल का आर्टिकल सब आता उसको, उसे 10 बार कर चुका है वर्किंग, तो तुमने क्या किया, उस रिस्क को रिस्पॉन्ड कर दिया, है ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। अभी अगर सामने एकदम अच्छा बॉलर है तो टीम क्या करती, अपना बेस्ट बैट्समैन भेजती। अच्छा बॉलर तो रिस्क क्या है कि वो सबकी विकेट ले लेगा, टीम क्या करती, अच्छा बेस्ट बैट्समैन भेजती ताकि वो विकेट छोड़े ना। समझ में आ रहा, रिस्क को रिस्पॉन्ड कर दिया। बोलो, सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज। क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, टू रिस्पॉन्ड एंटीसिपेटेड रिस्क, दैट्स इट। ये पॉइंट को यहीं पे खत्म करना है, इसका कोई नीड नहीं है, असाइनमेंट ऑफ वर्क टू देम का कोई नीड नहीं है, ठीक है। इतना लिखिए, इनफ है, क्लियर एकदम पक्का। वापस से क्या पढ़ रहे अपन, ऑडिट को प्लान करने के बेनिफिट्स क्या है, ऑडिट को प्लान करने के बेनिफिट्स क्या है। पहला बेनिफिट क्या है, 3 पॉइंट तो सेम थे, इंपॉर्टेंट एरियाज, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, और तीसरा ऑर्गेनाइज एंड मैनेज ऑडिट, ठीक है। हेल्प द ऑडिटर इन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेज द ऑडिट एंगेजमेंट सो दैट इट इज परफॉर्म इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। अब आ गया एंगेजमेंट टीम मेंबर का पॉइंट। एंगेजमेंट टीम मेंबर के पॉइंट में पहला पॉइंट क्या है, सिलेक्शन को लेकर, तो बोलो सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, ठीक है, और उनकी कैपेबिलिटीज के ऊपर, और क्यों, ताकि रिस्क को रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। ये 4 पॉइंट हो गए, क्लियर है। एक एक वर्ड अगर बोलेंगे तो पोटेंशियल प्रॉब्लम मतलब अटेंशन, क्या बोलेंगे, अटेंशन टू पोटेंशियल प्रॉब्लम, फिर अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज ऑडिट एंगेजमेंट, और सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, ठीक है, ओके। उसके बाद में 5वां, फैसिलिटेटिंग द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड द रिव्यू ऑफ देयर वर्क। प्लानिंग से इस पे कैसे हेल्प होगा, कौन बताएगा। 5वें पॉइंट को ऑडिट प्लानिंग करने से 5वें पॉइंट का कैसे हेल्प होगा, बोल गौरव। प्लानिंग से अपन उनका जो काम कर रहे थे, जो काम किया या किसी हिसाब से वो सही कर रहे थे, उसका रिव्यू करना पड़ेगा। प्लानिंग कैसे हेल्प करेगी सर, उनके एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसे काम करने का देना पड़ेगा और उसको सुपरवाइज करना। सी क्या है कि प्लानिंग से ना हमारा सबसे बड़ा हेल्प क्या होता है कि मैंने ना डायरेक्शन और सुपरविजन सेट कर दिया, उनके काम का रिव्यू सेट कर दिया। कैसे कि मान लो मैं बोलता हूं कि भी अदिति जो है वो इन्वेंट्री के पास में जाएगी, इन्वेंट्री चेक करेगी। अब मैंने अदिति को बोल रखा है कि तेरे काम का रिव्यू मैं कल करूंगा, मैं तुमको बोलता हूं ना मैं तुम्हारा होमवर्क कल चेक करूंगा, ठीक है। प्लस अदिति को पता है कि मैं तेरे को रोज रात को भी 8 बजे कॉल करूंगा, ठीक है, मेरे को बताना तूने आज क्या क्या किया और कल मैं आके उसका रिव्यू करूंगा। अब उसको पता है सर का सुपरविजन चालू है, ठीक है। प्लस मैं जब प्लानिंग कर रहा हूं तो मैंने खुद के शेड्यूल विजिट्स रखे हैं कि अदिति इन्वेंट्री चेक कर रही है ना, मैं सरप्राइज तरीके से 2 बजे जाके एक बार देख लूंगा कि वो चेक कर रही है या इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही है, ठीक है। तो प्लानिंग मेरे को कैसे हेल्प करेगा कि मेरे जो एंगेजमेंट टीम मेंबर्स हैं उनका सिलेक्शन में तो हेल्प करेगा, लेकिन एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के काम को रिव्यू करने के लिए भी हेल्प करेगा कि प्लानिंग में लिखा होगा किसका काम कब रिव्यू होने वाला है, ठीक है। उनको प्रॉपर्ली डायरेक्शन देना कि तुमको किस तरीके से ऑडिट करना है, देखो कैसा ऑडिट करना है, देखो क्या चेक करना है, और टाइम टू टाइम उनका सुपरविजन करते रहना। तो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। बोलो, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू एंगेजमेंट टीम मेंबर्स का, किसका, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स का। तो 2 पॉइंट हूबहू एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को लेके है सर। एक तो एंगेजमेंट टीम मेंबर का सिलेक्शन में प्लानिंग हेल्प करेगा, प्लस एंगेजमेंट टीम मेंबर्स का डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू ऑफ देयर वर्क डन में प्लानिंग हेल्प करेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट था अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज जाएगा, आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रॉब्लम जाएगा, उसके बाद में ऑर्गेनाइज एंड मैनेज ऑडिट एंगेजमेंट बराबर तरीके से होगा ताकि एंगेजमेंट इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से हो जाए, परफॉर्म हो जाए। उसके बाद में एंगेजमेंट टीम के 2 पॉइंट है, एक उनका सिलेक्शन, एक उनका डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू।
5 पॉइंट हो गए प्लानिंग के बेनिफिट्स। छठवां पॉइंट, अब ये बहुत ही प्यारा पॉइंट है, पढ़ो एक बार। और नंदिश वो खिड़की लगा ले भाई। अथर्व एसी का बटन ऑन करो। छठा पॉइंट पढ़ा, कोई बोल सकता है, कोई गैस रॉन्ग ही होगा ना। हाँ नंदिश, क्या है छोटा पॉइंट? एनी सजेशंस? सर जो बाकी एक्सपर्ट्स भी काम कर रहे हैं अपने साथ, कभी वर्क कोऑर्डिनेट करने में मदद करते हैं। बहुत हद तक सही। सी अभी क्या है, एमएससीबी है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। एमएससीबी की इन्वेंट्री मतलब टेंजिबल इन्वेंट्री है क्या? वो इलेक्ट्रिसिटी टेंजिबल इन्वेंट्री होती है क्या? दिखती है क्या इलेक्ट्रिसिटी आपको? कितना डिफिकल्ट है उसका वेरिफिकेशन करना, है ना। अब हम लोग तो नॉर्मल आर्टिकल्स है, नॉर्मल सी है, हमसे होगा क्या वो? तो हमको कोई एक्सपर्ट लाना पड़ेगा जिसको वो आता है, ठीक है। अब वो एक्सपर्ट को हम लाएंगे तो क्या वो हमारा एंगेजमेंट टीम मेंबर है? नहीं, वो एक बाहर का एक्सपर्ट है, उसको बोलते हैं ऑडिटर्स एक्सपर्ट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वापस बोलो, ये वर्ड हम बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऑडिटर्स एक्सपर्ट मतलब ऑडिटर एक एक्सपर्ट को लेके आया है, क्योंकि हम वो काम नहीं कर पाएंगे, उसके काम को कोऑर्डिनेट करना। सर आप कब आ रहे हो? 9 बजे ना। हाँ सर मैं वहीं पे खड़ा हूं। उसको रिस्पेक्टिव इन्वेंटर सेक्शन में लेके चले गए, उसकी रिपोर्ट उसने काम कर लिया, फिर ये क्या 1.5 साल में रहते, आज की रिपोर्ट 10 दिन बाद में रहते, उससे फॉलोअप, सर प्लीज वो रिपोर्ट के कारण काम अटका हुआ है ना। 2 बार फॉलोअप लेके उससे रिपोर्ट ली, उसकी रिपोर्ट हमारी रिपोर्ट में ऐड करी, हमको रिपोर्ट के लिए कुछ डाउट है तो उससे पूछा। ये सब टू एंड फ्रो कोऑर्डिनेशन हो रहा है ना, ये हेल्प करेगा कि ये सब काम अनुश्री करेगी, तो प्लानिंग में लिख दिया, ठीक है। सो असिस्टिंग बोलो, where applicable in coordination of work done by others such as experts. बोलो assisting in the coordination of work done by expert. क्लियर है? आंसर खत्म, ठीक है। अब तुमको मेरा एक काम करना है, तुम अपनी वो रफ बुक ओपन करो, ठीक है। देखो तुमको जो नोट्स बनाने हैं ना, उसके लिए तो मैं क्या है यहाँ पे घाई नहीं करूंगा, नहीं तो क्या है तुम लोग फिर उसको सही तरीके से नहीं बना पाओगे, राइटिंग खराब आएगी, ठीक है। नोट्स तो तुम लर्न करके बनाओगे, ये बात तो फिक्स है, उससे तुम्हारी लर्निंग भी हो जाएगी, हाथों हाथ नोट्स भी बनेगी। बिना लर्न करे नोट्स बनाना नहीं, ठीक है। अभी तुम रफ बुक में ना 6 पॉइंट है प्लानिंग बेनिफिट्स के, बिना देखे अपने गैस करके 6 के 6 पॉइंट एटलीस्ट उसके जो मेन 4-5 वर्ड है वो लिखो, और 1 ही मिनट का टाइमर है, फिर बंद कर दूंगा। टाइमर ऑफ 1 मिनट। लगाओ दिमाग, थोड़ा जोर डालो दिमाग के ऊपर, पूरे के पूरे 6 पॉइंट आना चाहिए। डन। पूरे आए 6 पॉइंट। वो क्या लिखा है? सुपरवाइजिंग है assisting member और एक्सपर्ट है ना? assisting where needed to other नहीं नहीं वो नहीं, कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन विद एक्सपर्ट है ना लास्ट पॉइंट। लिखेगा प्रीत, पूरे 6 आ गए, क्या बात है। बरखा कितने आए? चलो ठीक है, हो गया क्या भाई, आगे बढ़ना है। कितने आए थर्व?
अरे बहुत कम आ गए, 3 पूरा है, क्या बात है। और मैडम क्या बात है, बढ़िया। तो देखो इसको लास्ट बोलते हैं, वो फ्लाइट उड़ने के पहले बोलते हैं ना फाइनल कॉल फॉर सो एंड सो, ये फाइनल कॉल फॉर दिस आंसर है, ठीक है। इसको कैसे याद रखने का, प्लानिंग, ठीक है। क्या होता है ना, क्वेश्चन का ना एक कड़ी पकड़ने का है ना, वो कड़ी याद रखने का, उससे पूरा आंसर का दरवाजा खुल जाएगा। यहां पे वो कड़ी है हेल्पिंग द ऑडिटर, क्या है, प्लानिंग द बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग द ऑडिट। क्वेश्चन क्या है, प्लानिंग करने के बेनिफिट्स क्या है, उसकी कड़ी है हेल्पिंग द ऑडिटर, कि वो ऑडिटर को हेल्प करेगा। इससे है ना आपको ध्यान आएगा, सेंटेंस ध्यान आएगा। हेल्पिंग द ऑडिटर में फिर आपके दिमाग में एकदम सारे चाहिए, एंगेजमेंट टीम मेंबर सेक्शंस थे और इंपॉर्टेंट एरिया वाले सेक्शन थे। उसमें देखो कैसे याद रखने का, इंपॉर्टेंट एरियाज, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, ऑडिट एंगेजमेंट, फिर एंगेजमेंट टीम मेंबर के 2 पॉइंट और एक्सपर्ट का 1 पॉइंट, खत्म। 3 पॉइंट इधर, 3 पॉइंट इधर, इंपॉर्टेंट एरियाज, पोटेंशियल प्रॉब्लम, ऑडिट एंगेजमेंट। उसके बाद में यहां पे एक्सपर्ट, एंगेजमेंट टीम मेंबर का सिलेक्शन और उनका काम का रिव्यू, सुपरविजन, डन, ठीक है। हमारा एक ही मोटो ऑडिट में कि क्लास में लर्न करना है, ठीक है। ओके आगे, अभी ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो नेचर ऑफ ऑडिट, नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग अ कंटिन्यूस एंड आइटरेटिव प्रोसेस। प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट but rather a continual and iterative process। इसका मतलब क्या है, साई श्यामा, एनी गेस? कुछ भी गैस करो, कुछ समझ में कुछ तो आ रहा होगा। इंग्लिश, इंग्लिश को हिंदी में करो। हाँ मिहिका, एनी गेसेस? हाँ, इस प्रोसेस ने कंटिन्यूअसली चलती है, मतलब से डायनामिक रहेगी, जब उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं धीरे-धीरे उसको सी क्या है ना, सिंपल इंग्लिश है, उसको हिंदी में करना है, ठीक है। कि प्लानिंग एक बार कर लिया हो जाती क्या, आप पढ़ाई करते हैं, आपने बनाया प्लान, आज ये करूंगा, कल ये करूंगा, लेकिन नया डेवलपमेंट हुआ कि शाम को घूमने चले गए, अब कल की प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी पूरी, है ना। ऐसा होता है कि एक बार प्लानिंग कर लिया, अब जिंदगी भर वही प्लानिंग रहेगी, ऐसा होता है क्या। तो नॉट ओनली ऑडिट, इन एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ प्लानिंग इज नॉट डिस्क्रीट, मतलब एक बार कर लिया हो गया, ऐसा नहीं है। इट इज अ कंटिन्यूअल एंड आइटरेटिव प्रोसेस, वो चलती रहेगी, चीजों के बदलने पे वो भी बदलेगी। समझ में आई बात, समझ में आई कि नहीं? प्लानिंग एक कंटिन्यूअल और आइटरेटिव प्रोसेस है, इट्स नॉट वन टाइम कर लिया दैट्स इट, ऐसा है क्या, नहीं। प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट बट रैदर अ कंटिन्यूअल एंड आइटरेटिव प्रोसेस। इस पे एक एमसीक्यू था, इतना इजी एमसीक्यू, वो भी 2 मार्क का, ठीक है। उसमें 4 ऑप्शंस थे, जिसने भी ये पढ़ा है वो सिंपल सा टिक कर सकता है कि प्लानिंग डिस्क्रीट थोड़ी है, एक बार थोड़ी होती है, वो तो कंटिन्यूअसली होते रहती, सिंपल। अभी आया हुआ था मेरे ख्याल से मेट 25 में, बताओ है कि नहीं। कहीं से भी एमसीक्यू आ सकता है, इसके लिए कंसेप्चुअली क्लियर रहना। 30 मार्क के एमसीक्यू है, कुछ भी लर्न नहीं करना है उसमें, सिर्फ दिमाग लगाना है। मेरी एक स्टूडेंट है कामाक्षा, मेरी ऑडिट की स्टूडेंट है, 30 आउट ऑफ 13 एमसीक्यूज, ठीक है, ओल्ड कोर्स में 2023 में, 30 में से और 55 मार्क ओवरऑल थे, 20-25 मार्क उसको डिस्क्रिप्टिव में आए थे। एक सिंगल मार्क भी आपका एमसीक्यू में जाना नहीं चाहिए, आप ऑडिट में फेल हो ही नहीं सकते, मैं लिख के देने को रेडी, क्योंकि 2-4 क्वेश्चंस तो इनके आते हैं, सिंपल वाले। समझ में आया ना बात, ठीक है। एक और स्टूडेंट सिर्फ 70 मार्क का पेपर सॉल्व किया उसने, कितना, 70 मार्क के पेपर में से 52 मार्क आया उसको, एमसीक्यू में 29, मेरा स्टूडेंट एमसीक्यू में 29, और उसने क्या किया था, कुछ चैप्टर्स वो करके बाकी सब चैप्टर्स को रट्टा ही मार लिया था, ठीक है। क्योंकि वो चैप्टर्स के टाइम मतलब बहुत आखिरी में ही ज्वाइंड अस, तो वो चैप्टर्स के लेक्चर करने का भी टाइम नहीं था। और देन कुछ लोग नेचुरली
पैनिक वर्ड ही नहीं है लाइफ में। ऑडिट में तो पैनिक होना ही नहीं है अपने को। होंगे क्या पैनिक? चढ़ के खेलना एकदम। 30 में से 30 मार्क एमसीक्यू में लाने हैं। कितने? तो ये एमसीक्यू एग्जाम में आया था कि प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज बट अ कंटिन्यूअल एंड आइटरेटिव प्रोसेस। प्लानिंग हाउएवर इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज एंड ऑडिट प्रोसीजर्स दैट नीड टू बी कंप्लीटेड प्रायर टू द परफॉर्मेंस ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। वो बोलता है कि प्लानिंग में देखो दो चीजें होती है। मैं तुमको आज समझ आ गया है कि मैं तुमको बताऊं। देखो कि अब है ना तुम इतने यार ये एक ही सेकंड। अब देखो अब समय आ गया कि तुम्हें समझो। ठीक है, पहला होता है एंगेजमेंट। क्या होता है? हैंडशेक हो गया कि मैं ऑडिट करूंगा। फिर ये होता है प्लानिंग। क्या होता है? ये होता है प्लानिंग। प्लानिंग के बाद में तुम परफॉर्म करते हो प्रोसीजर, है ना। प्रोसीजर से तुमको क्या मिलता है? एविडेंस। एविडेंस से क्या होता है? कंक्लूजन। कंक्लूजन से क्या होता है? ओपिनियन। ओपिनियन से क्या होता है? ऑडिट साइकिल धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। वापस से पहले एंगेजमेंट, हैंडशेक, फिर प्लानिंग, प्लानिंग के बाद में प्रोसीजर। ये प्रोसीजर को बोलते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। क्या बोलते हैं? फर्दर। प्लानिंग के बाद में लगते हैं इसके लिए फर्दर, क्योंकि कुछ प्रोसीजर हम लोग प्लानिंग में लगाते हैं जो मैं तुमको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। मतलब वो प्रोसीजर जो प्लानिंग से फर्दर हो रहे हैं, प्लानिंग के बाद हो रहे हैं। तो एंगेजमेंट, प्लानिंग, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंस, कंक्लूजन, ओपिनियन, रिपोर्ट। समझ में आया? पक्का? ये अपनी नोट्स में लिखो, नोट्स में लिखो। उसके लिए जगह छोड़ देना। वो प्लानिंग बेनिफिट्स के लिए जगह छोड़ दो। ठीक है, फिर ये साइकिल लिखो जितनी मैंने बोला खुद से। ऐसा देखो, बॉक्स टू बॉक्स लिखना। एक बॉक्स, फिर राइट एरो, फिर एक बॉक्स, फिर राइट एरो, ऐसा लिखो। और उसकी हेडिंग डालना ऑडिट साइकिल। है ना? लिखना सही शाम फटाफट। एंगेजमेंट, फिर प्लानिंग, प्लानिंग के बाद में एफएपी, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, एफएपी। फिर उससे एविडेंस मिलेगा, कंक्लूजन बनेगा, उससे ओपिनियन बनाएंगे और फिर रिपोर्ट करेंगे। तो बोलता है कि प्लानिंग में प्लानिंग हाउएवर इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज एंड ऑडिट प्रोसीजर। बोले प्लानिंग के अंदर है ना, जो भी प्रोसीजर परफॉर्म करने वाले हैं, जो एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाले हैं, उसकी सब मेंशनिंग प्लानिंग में होती है। प्लानिंग में अपन वो सब मेंशन करते कि भाई इन्वेंट्री पे प्रोसीजर अथर्व लगाएगा, पीपी पे कार्तिक लगाएगा, सब कुछ अपन मेंशन करते हैं। प्लस आगे अपन देखेंगे जब ऑडिट प्रोग्राम में आएंगे ना, तो उसमें बहुत डिटेल में लिखा होता है कि प्रोसीजर लगाने में भी कौन से प्रोसीजर लगाएगा। ठीक है, तो प्लानिंग में ये सब बोले लिखा होता है। क्या कि अपन कब कब कौन सी एक्टिविटी करने वाले हैं, ठीक है, कौन से ऑडिट प्रोसीजर लगाने वाले हैं, दैट नीड टू बी कंप्लीटेड प्रायर टू द परफॉर्मेंस ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। मतलब फर्दर, सबका ध्यान देना प्लीज, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाने के पहले, बोलो, कुछ एक्टिविटीज और कुछ प्रोसीजर लगाने होते हैं, वो प्लानिंग में लिखा होता है। क्लियर है? ठीक है, मैंने अभी बोला आपको, इसका नाम क्या है? एफएपी, मतलब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। मतलब कुछ प्रोसीजर हम प्लानिंग की स्टेज पे भी लगाते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, प्लानिंग इंक्लूड्स द नीड टू कंसिडर prior to the auditor's identification of risk of material misstatement such matters as follows। ये आपका अगला क्वेश्चन बना। पहले ये क्वेश्चन का मतलब समझना जरूरी है, ठीक है। वो बोलता है कि ऑडिटर क्या करता है, पता है आपको? अभी ये देख, धीरे धीरे ना हम लोग ऑडिट में घुसते जा रहे हैं, ठीक है। ऑडिटर क्या करता है, प्लानिंग के टाइम पे हमने बेनिफिट्स तो देख लिए, वो तो बेनिफिट्स है। ऑडिटर क्या करता है, प्लानिंग के टाइम पे एफएपी लगाने के पहले, है ना, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाने के पहले, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाने का मतलब होता है एक्चुअली ऑडिट चालू करना, एक्चुअली ऑडिट चालू करना। उसके पहले तो प्लानिंग प्लानिंग हो रही ना, हम पढ़ाई कर रहे हैं, प्लानिंग करे जा रहे हैं, पढ़ाई चालू हुई क्या? सिर्फ प्लानिंग में, है ना। तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर मतलब पढ़ाई चालू कर देना। उसके पहले ऑडिटर क्या करता है पता है? ऑडिटर को असेस करना होता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहां कहां पे हो सकता है। क्या बोला मैंने? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहां कहां पे हो सकता है। सर वो कैसे करेगा? आगे आएगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और उसने पिछले सालों की ऑडिट रिपोर्ट देखा है, और हर ऑडिट रिपोर्ट में इन्वेंट्री की मेंशनिंग है। मतलब इन्वेंट्री एक हाई रिस्क एरिया है, ठीक है। तो प्लानिंग के टाइम पे क्या करता है, वो इन्वेंट्री को अलग से लिख के रखता है कि आई हैव आइडेंटिफाइड इन्वेंट्री एज पोटेंशियल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इस तरीके से वो आइडेंटिफाई करता है और असेस करता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहां कहां हो सकता है। ये कब करेगा? प्लानिंग पे। कब करेगा? कैसे करेगा, क्या करेगा, उसके लिए पूरा चैप्टर भी है। इस चैप्टर में भी आगे थोड़े बहुत अंश है, और चैप्टर नंबर 3 पूरा उसके ऊपर ही है कि ये ROMM कैसे मिलेगा, ठीक है। करेक्ट है। अभी तक ऑडिट चालू हुआ क्या? सही बताओ, चालू हुआ क्या? प्लानिंग के स्टेज पे ही बरखा, प्लानिंग के स्टेज पे ही वो आइडेंटिफाई करेगा कि ROMM कहां कहां हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर उसको इन्वेंट्री में ROMM लग रहा है तो वो क्या करेगा, अच्छे लड़के, अच्छे आर्टिकल, है ना, सब वहां भेजे, ताकि अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो तो ये लोग कैच कर लें। बराबर है ना। जब कोई परेड होती है या कुछ होता है तो पुलिस वाले कैसे पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं, है ना, कि कुछ एरिया सेंसिटिव है ना, यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है कि दंगे फसाद हो जाए या कुछ हो जाए, या कोई गंदे एलिमेंट्स है जो झगड़े करा दे, है ना। पुलिस वाले क्या करते हैं, वहां पे ज्यादा फोर्स भेजते हैं, ठीक है, ताकि वहां पे सब लोग सतर्क रहे और उनको पता रहे पुलिस वाले वहां पे खड़े हैं, है ना। तो अब क्वेश्चन पता है क्या है कि प्लानिंग इंक्लूड्स नीड टू कंसीडर प्रायर टू द, क्या बोल रहा है? सबसे पहले बोल्ड लाइन समझेंगे। प्रायर टू द ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ ROMM, मतलब ऑडिटर ROMM आइडेंटिफाई करने के पहले, सच मैटर्स एस, और ऊपर क्या लिखा है, प्लानिंग इंक्लूड्स नीड टू कंसीडर। मतलब सेंटेंस क्या बना अनुश्री, कि आपको कुछ मैटर्स कंसीडर करने हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ROMM के भी पहले। समझ में आई बात? ठीक है। प्लानिंग के स्टेज पे ही आप ROMM आइडेंटिफाई कर रहे हो, ठीक है, उसको असेस कर रहे हो, लेकिन वो करने के भी पहले कुछ मैटर्स ऑडिटर को कंसीडर करना पड़ेगा। अभी तक अपन ने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पढ़ा, प्लानिंग के बेनिफिट क्या है। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि एग्जाम में वो पूछ ले कि कुछ मैटर्स है जो प्लानिंग में ऑडिटर को कंसीडर करना पड़ता है बिफोर आइडेंटिफिकेशन, प्रायर टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ ROMM। समझ में आई बात? क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन लिखो, जगह छोड़ देना भाई। कितने 6 पॉइंट थे ना उसके, अब अंदाजा जगह छोड़ देना। प्लानिंग बेनिफिट्स के नोट बनाओगे ना, जगह छोड़ देना। अब तुमको तुम्हारी राइटिंग पैटर्न सब पता चली गया है। मैं पहले ही बोल रहा हूं जगह थोड़ी ज्यादा छोड़ना,
अगर कुछ तुमको ऐसा लगे कम ज्यादा तो बाद में कम नहीं पढ़नी चाहिए, ज्यादा रेट चलता है एक बार के लिए, ठीक है। क्वेश्चन लिखो। प्लानिंग इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ सर्टन एक्टिविटीज एंड ऑडिट प्रोसीजर। बोलता है प्लानिंग में कुछ एक्टिविटीज, कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स लिखे होते हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। प्लानिंग इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग, कि कब कब एक्टिविटी लगने वाली है, कब कब वो ऑडिट प्रोसीजर लगने वाले हैं, ये सब प्लानिंग में लिखा होता है। कब हम ऑडिट पढ़ेंगे, कब हम एएस पढ़ेंगे, ये सब प्लानिंग में लिखा होता है। that need to be completed prior to FAP। बोला प्लानिंग इंक्लूड्स कंसिडरेशन कि कुछ एक्टिविटीज प्लानिंग में लिखा होता है, टाइमिंग ऑफ सर्टन एक्टिविटीज, सर्टन प्रोसीजर्स, जो आपको एफएपी लगाने के पहले करने होते हैं। दैट नीड टू बी कंप्लीटेड प्रायर टू FAP। यस, है ना। बोलता है एफएपी के पहले कुछ कुछ एक्टिविटीज, कुछ कुछ प्रोसीजर्स करने होते हैं, उसके टाइमिंग प्लानिंग में लिखे हैं। यही मतलब है सेंटेंस का। सबको समझ में आ गया? फुल स्टॉप। स्टेट सम ऑफ द मैटर्स that auditor need to consider, कब? ROMM आइडेंटिफाई करने के पहले, प्रायर टू आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ ROMM। आज अपने को PFI का आंसर लिखना है ना। प्रायर टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ ROMM। अब वो क्वेश्चन को पहले पढ़ लो शांति से जरा। समझा कि ROMM आइडेंटिफाई करने के पहले कुछ मैटर्स कंसीडर करने पड़ते हैं। कुछ मैटर्स, वो मैटर्स क्या क्या है? क्वेश्चन देखो ऑडिट में हर बार, अगर समझो आपके पेपर में 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, 10 में से 9 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आखिरी लाइन में क्वेश्चन होता है। ये आप चाहिए तो पिछले 2-3 पेपर उठा के देखना खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो केस से गुमराह नहीं होना। इसमें भी आखिरी क्वेश्चन देखो स्पेसिफिक है कि वो मैटर बताओ जो ऑडिटर को कंसीडर करना है प्रायर टू ROMM के आइडेंटिफिकेशन। करेक्ट ना? ठीक है। अब सुनो, ये है प्लानिंग स्टेज, बराबर है। यहां पे FAP लगेगा, करेक्ट है। यहां पे ना ROMM आइडेंटिफाई होता है और क्या होता है? असेस होता है, बराबर है। क्योंकि देख, जब तक तूने रिस्क आइडेंटिफाई नहीं किया तू क्या ऑडिट करेगा? बराबर है। तो ये तो प्लानिंग में ही होता है, करेक्ट है। इसके भी पहले कुछ मैटर्स ऑडिटर को कंसीडर करने पड़ते हैं। वो क्वेश्चन अभी हम देख रहे हैं कि वो मैटर्स कौन से हैं। क्या लिख रहे बरका? 1 मिनट से सिर्फ देख लो, फिर लिखना जो लिखना है, ठीक है। वो मैटर्स कौन से हैं, समझ में आया? अब मैं वो एक और चीज बता रहा हूं, अभी थोड़ा ध्यान से सुनना। ये तो मैंने 10 बार बोल दिया अभी तक, अब मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना। ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस ऑफ ROMM आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट, ये जो काम अपन कर रहे हैं इसको प्यार से एक नाम है, और वो नाम पता है क्या है? रेस्ट इन पीस नहीं है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। क्या? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, मतलब रिस्क को असेस करने का प्रोसीजर। और FAP का लॉन्ग फॉर्म क्या था? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। कितना प्यारा नाम है,
ठीक है, तुमको प्लानिंग स्टेज पे रिस्क आइडेंटिफाई करना है, तो उस प्रोसेस का नाम बोलता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। समझ में आया? ये अपन कब लगाते हैं? प्लानिंग के स्टेज पे। कब लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? हाँ, कि हमको रिस्क आइडेंटिफाई हो जाए, हम रिस्क को असेस हो जाए, ताकि मैं उन रिस्क को बराबर तरीके से रिस्पॉन्ड करूं और फिर मैं उस हिसाब से अपने एफएपी डिजाइन करूंगा, है ना। अब प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात करता हूं, ध्यान देना। एमएससीबी का ऑडिट है, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, ऑडिट चालू नहीं किया, ठीक है। पहले तो हम लोग मैटर्स कंसीडर कर लेंगे जो हमको आइडेंटिफिकेशन ऑफ आरओएमएम के पहले देखने हैं, वो मैं भी सिखाता आपको, वो हो गया। अब उसके बाद में हम चालू करेंगे आरएपी। क्या चालू करेंगे? वो आरएपी मतलब क्या है? रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस करने का प्रोसीजर। उससे हमको मालूम पड़ेगा यहां रिस्क है, यहां रिस्क है, यहां रिस्क है, यहां रिस्क है। ये पूरी कंपनी है, ये कंपनी है एमएससीबी की। हमको आरएपी लगाने के बाद मालूम पड़ेगा यहां रिस्क है, 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 ऐसे रिस्क मालूम पड़ेगा। अब ये रिस्क को देखते हुए हम लगाएंगे हमारे एफ ए पी। जहां जहां ज्यादा रिस्क है वहां वहां अच्छे अच्छे लोग और ज्यादा लोग जाएंगे, जहां जहां कम रिस्क है वहां फर्स्ट ईयर का फ्रेश आर्टिकल जाएगा, है ना। तो अब चांसेस कम है कि हमारे हाथ से कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट छूट जाए। समझ में आया? लास्ट टाइम, ठीक है, लास्ट टाइम चाहिए तो अपने नोट से बना लेना, ठीक है। पहले देख लो, ठीक है, यथार्थ एक बार देख लो बेटा, ठीक है। ये देखो, ये है मैटर्स। क्या है? मैटर्स, रुकना है, मैटर्स बिफोर आरओएमएम, बराबर है। उसके बाद में ये है आरएपी, है ना। ये आरओएमएम आई एंड ए, आइडेंटिफाई एंड असेस। उसके बाद में है एफएपी। अभी तक की साइकिल समझ में आ गई है सबको? ठीक है। अब हमको देखना है सर वो मैटर्स कौन से हैं जो आरओएमएम के पहले अपने को देखने पड़ेंगे, और वो देखने के बाद ही हम हमारी आरएपी चालू करेंगे। आरएपी चालू करेंगे मतलब आरओएमएम को आइडेंटिफाई करना और असेस करना। समझ में आई बात? पक्का? किसी के भी नहीं आई, मैं समझाने को रेडी हूं, ठीक है। ये समझ में आ गई तो चैप्टर 3 का बेस रेडी है। समझ में आया? समझा पाया मैं अच्छे से? ठीक है, पक्का? ओके, नाउ लेट अस गो अगेन, ठीक है। अब मेरे को वो 5 मैटर्स पढ़ाने हैं जो तेरे को 5 ही है ना, हाँ, जो तेरे को कंसीडर करने हैं बिफोर आरओएमएम। पहला पहले इजी पढ़ाए दो, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट। क्या बोल रहा है? कितनी प्यारी बात है, ठीक है। सबसे पहले तो देख ले तेरे को क्या लग रहा है, कहां कहां तेरे को एक्सपर्ट की जरूरत है, ठीक है, वो तू पहले देख ले। वो आरओएमएम के पहले क्यों देखना है? क्योंकि देखो ऑडिट का पिछला कुछ एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है, और तेरे को हो सकता है कि आरओएमएम के स्टेज पे भी तुझे एक्सपर्ट का जरूरत लगे। मतलब रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए भी तुझे एक्सपर्ट का जरूरत लगे, हो सकता है ना भाई। आपने को समझता है कि इलेक्ट्रिसिटी कौन से रंग की है, क्या है क्या नहीं है, मैं रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करूं? तो मेरे को अगर रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए भी एक्सपर्ट का नीड लग रहा है, एफएपी में भी तो लग सकता है। वो अपन ने देखा नीड प्लानिंग के बेनिफिट्स में, कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन बाय एक्सपर्ट। लेकिन आरएपी के स्टेज में भी क्या मुझे कोई एक्सपर्ट की जरूरत है? वो देख लो, है ना। तो मैटर्स बिफोर स्टार्टिंग आरओएमएम, तो पहला क्या है, क्या मुझे एक्सपर्ट की जरूरत है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ, बोलो 5 बार बोलो। बहुत ही शानदार क्राउड है, ठीक है। अभी दूसरा देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी। अपन इतने लकी है कि अपन एएस के साथ में ऑडिट पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे टर्म हमको ऑलरेडी पता है, मटेरियलिटी पता है अपने को। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी सफान, है ना। मतलब मैं आरओएमएम लगाने के पहले ही डिटरमाइन कर लूंगा कि कौन सी चीज मटेरियल है और कौन सी इमटेरियल है। जो इमटेरियल है उसमें मैं आरएपी लगाऊंगा क्या? मेरे को उसका रिस्क चाहिए ही नहीं। अरे भाई तेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डेटर के नाम पे 100 रुपए, मैं उसमें क्या आरएपी लगाऊं? काटो उसको। सही है ना बात? इतना टाइम रहता है ऑडिट करने के लिए,
तो कहीं ना कहीं सिलेक्टिव बेसिस पे ऑडिट करना पड़ेगा ना। इसके तो पहला कि मेरे को एक्सपर्ट की जरूरत है क्या, दूसरा कहां कहां मटेरियलिटी है तो मैं वहां वहां आरएपी लगाऊं, वहां आइडेंटिफाई करूं कि क्या आरओएमएम उसमें हो सकता है, और फिर उस हिसाब से एफएपी लगाऊं, फिर उस हिसाब से एविडेंस इकट्ठा करूं, उस हिसाब से कंक्लूजन बनाऊं, उस हिसाब से ओपिनियन बनाऊं, उस हिसाब से रिपोर्ट दूं। बराबर है। तीसरा, obtaining a general understanding of legal and regulatory framework applicable to the entity and how the entity is complying with that framework। क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, और एंटिटी कैसे उस फ्रेमवर्क को कंप्लाई करे। सी, ये आरएपी के पहले मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ आरओएमएम के पहले क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको अगर लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जानकारी नहीं है तो आप क्या रिस्क आइडेंटिफाई करोगे, जब आपको यही नहीं पता, ठीक है, कि हाथ लगाने से करंट लगेगा और प्लास्टिक लगाने से करंट नहीं लगेगा या लकड़ा लगाने से करंट नहीं लगेगा, ये फंडामेंटल आपको नहीं पता, तो आप क्या रिस्क आइडेंटिफाई करोगे, बताओ बोला। सही बात है ना। तो आरएपी लगाने के पहले, अब देखो मेरे को आप बख्शोगे कि मैं आरएपी बोलूं, चलेगा ना आपको, मतलब आप ही समझ लोगे ना, अगर मैं आरएपी बोल रहा मतलब आप आरओएमएम आइडेंटिफाई और असेस कर रहे, यही बात होगी ना। मैं बोलूं आरएपी, ठीक है, मतलब आरएपी लगाने के पहले मेरे को उस कंपनी को क्या लीगल फ्रेमवर्क लगता है, क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लगता है, वो कंपनी उस फ्रेमवर्क को कैसे कंप्लाई कर रही है ना, वो सब की जानकारी होनी चाहिए ना, तभी तो मैं रिस्क समझ पाऊंगा। करेक्ट है। इसी के लिए ये मैटर है जो मुझे कंसीडर करने हैं बिफोर आरएपी। कितने लॉजिकल पॉइंट्स है ना। लोग बोलते हैं ऑडिट रट रहा है, क्या रटता है भाई, तेरे को कौन सा एक्सपर्ट चाहिए, मटेरियलिटी कहां है, लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कहां है, क्या क्या एप्लीकेबल है और कंपनी कैसे इसको कंप्लाई करे। 3 पॉइंट हो गए, ये मैटर सारे लॉजिकल है। अब 2 पॉइंट इसमें आरएपी के खुद के हैं, चालू करूं। ये तीनों पॉइंट लर्न हो गए क्या, पहले 10 सेकंड लो, तीनों पॉइंट को मन में लर्न कर लो, चलो पहले, और क्वेश्चन भी खुद को बोलो। हो गया ना, ठीक है, तो गुस्से में बैठिए। हो गया ना, रेडी सब लोग। 3 पॉइंट है ना, मटेरियलिटी, एक्सपर्ट का इन्वॉल्वमेंट, और लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उनको क्या लग रहा है और वो कैसे कंप्लाई कर रहे हैं। अब सुनो, 2 पॉइंट सिंपलेस्ट पॉइंट है, ठीक है, सुनो। एनालिटिकल प्रोसीजर मैं तुमको आज सिखाता हूं। एनालिटिकल प्रोसीजर, ये जो 2 शब्द है ना, ये जो 2 शब्द है ना, इनके इसके ऊपर पूरा एक ऐसे है, क्या है, पूरा ऐसे, उसका नाम है 520। क्या नाम है, ये अपन बाद में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7 में या 4 में है, ठीक है, लेकिन मैं आपको इसका मतलब बताता हूं क्या है एनालिटिकल प्रोसीजर। अच्छा, प्रोसीजर का मतलब क्या है, प्रोसेस, सर कोई भी चीज करना, करेक्ट है, तो ये प्रोसीजर है। अब हमने अभी तक 2 प्रोसीजर पढ़े, एक क्या पढ़ा, एफएपी, और एक पढ़ा आरएपी। एफएपी मतलब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, और आरए मतलब रिस्क को असेस करने के प्रोसेस। बराबर है। एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को एनालिटिकल लेवल पे सोचना। मतलब सुनो, अगर कोई कंपनी है ना, उसका मान लो सेल्स है, ठीक है, 2021-22 सेल्स है 100, बराबर है ना। रॉ मटेरियल है 60 और 90, ठीक है। आपको इसमें क्या अटपटा लग रहा है, एक में इन्वेंट्री ज्यादा कंज्यूम हुई, ठीक है, तो आपका रेशियो देखो क्या बैठ रहा है। अगर मैं बोलूं रॉ मटेरियल टू सेल्स रेशियो फॉर एग्जांपल, तो बैठ रहा है 0.6 और यहां बैठ रहा है 0.9,
ठीक है, अब इसको एनालाइज करते हैं, इसको बोलते हैं एनालाइज करना, एनालिटिकल प्रोसीजर। मैं कुछ चेक कर रहा क्या, इनवॉइस लेके चेक कर रहा क्या, मैं फिजिकली जाके इन्वेंट्री चेक कर रहा क्या मैं, हाँ फिजिकली मैं सेल्स चेक कर रहा क्या, किसी से इंक्वायरी कर रहा क्या। पहले दिन पे शायद इसने बताया था कि सर इंक्वायरी करना, प्रोसीजर मतलब इंक्वायरी करना, और सही बताया था। अरे भाई मैं इससे इंक्वायरी कर रहा हूं तो मैं प्रोसीजर लगा रहा हूं ना, क्योंकि वो मुझे तो जवाब देगा, वो मेरे लिए एविडेंस है, बराबर है। एनालिटिकल प्रोसीजर सबसे बेहतरीन होते हैं, इसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो, इसमें आप सिर्फ डेटा को एनालाइज कर रहे हो, सिर्फ डेटा को। अब यहां हम बोल सकते हैं कि सर इन्वेंट्री का कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है, कम से कम 30 से 40% इन्वेंट्री का कंजम्पशन बढ़ गया है, ठीक है, इसको बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर पता है क्या करता है, सारे रेड फ्लैग बाहर निकालता है। क्या निकालता है? अज्यूम करो कि आप क्रिकेट के कोच हो, सिलेक्टर हो, क्या हो, सिलेक्टर हो, क्रिकेट के सिलेक्टर हो, ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि मैं अगले सीरीज के लिए क्या टीम सिलेक्ट करूं, है ना। और आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि एक्चुअली अंडर परफॉर्मर कौन है, ठीक है, कि कौन है जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्यों हम हार रहे हैं। यस, एक तरीका है कि आप जाके कैप्टन से बात करो, है ना, एक तरीका है कि आप जाके बैटिंग कोच फील्डिंग कोच से बात करो, एक तरीका है कि आप सारे प्लेयर से बात करो, एक तरीका है कुछ मत करो, एक तरीका है कुछ मत करो, आप है ना सामने डेटा लो, पिछले 10 मैच के स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, उसमें लिख जाएगा सबसे कम रन किसने बनाए, सबसे कम विकेट किसने ली, सबसे ज्यादा कैच किसने छोड़े। इसको बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना, डेटा के साथ में खेलना। तो बोलता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स, और कुछ नहीं कर सकते, एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। मतलब तुमको आरएपी के स्टेज पे, बोलो मतलब आरएपी करते वक्त तुमको एनालिटिकल प्रोसीजर कैसे कैसे कौन से लगाने हैं, ताकि तुम रिस्क को इफेक्टिवली समझ पाओ बिना किसी से इंक्वायरी करे, बराबर है, सिर्फ डेटा के खेल से, है ना। तो एनालिटिकल प्रोसीजर तुमको कौन से लगाने हैं, SRAP। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सुनने के लिए रेडी हो, ठीक है। अपने को ऑडिट में ना 7 से 8 प्रोसीजर दिए, क्या दिए है, ये हर बात जो बता रहा हूं ना ये आगे के चैप्टर्स में डिटेल में आने वाली है, लेकिन क्या है आईसीआई की मैट जो है वो ऐसे कंस्ट्रक्टेड है कि डेटा इनके रेफरेंसेस अभी आ जाते हैं, और अभी नहीं सिखाएंगे तुमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सुनो, ऑडिट में ना 5-7 प्रोसीजर लिखे। पहला प्रोसीजर क्या है पता है, पहला प्रोसीजर है आपका इंक्वायरी, जो भैया ने बोला था, है ना, इन्वेस्टिगेट अपन करते ना इंक्वायरी, वो भी एक ऑडिट प्रोसीजर है। क्या है, एक है ऑब्जर्वेशन। क्या है, मतलब वो लोग फिजिकल इन्वेंट्री काउंट कर रहे हैं 1 2 3 और हम वहां पे खड़े होके ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये भी क्या है, प्रोसीजर। इससे भी तुमको एविडेंस मिलते हैं, है ना। आपने सीआईडी में देखा होगा वो किस तरीके से बोल रहा है, उससे हमको मालूम पड़ता है कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। ऑब्जर्वेशन इज अ प्रोसीजर। फिर है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट लेना, कितने का सेल किया, 1 करोड़ का, ला इनवॉइस दिखा, प्रूफ है ना उसका। हार्ड कॉपी इंस्पेक्शन करना, ला दिखा, अच्छा सेल किया है, ठीक है, इनवॉइस है, जीएसटी नंबर है, साइन है, ठीक है, समझ में आएगी बात। तो ऐसा ही एक प्रोसीजर है एनालिटिकल प्रोसीजर, कि किसी से बात नहीं करना, कुछ ऑब्जर्व नहीं करना, कुछ इंस्पेक्ट नहीं करना, डेटा लेना। वो डेटा फाइनेंशियल डेटा भी हो सकता और नॉन फाइनेंशियल डेटा भी हो सकता। डेटा मतलब डेटा, वो डेटा कोई भी हो, बराबर है। उसमें और डीप में नहीं घुसूंगा क्योंकि बाद में घुसना है, ठीक है। वो डेटा को एनालाइज करके, वो डेटा को एनालाइज करके मेरे को वेरिएशंस मालूम पड़ रहे हैं। मेरे को अभी यहां मालूम पड़ा था ना 60 सेम सेल्स है, 60 की रॉ मटेरियल लगी और यहां 90 की लगी, वेरिएशन। अगर 60 की लगती और मान लो 62 की लगती यहां पे, तो कुछ वेरिएशन था क्या, समझा ना। अब है ना आरएपी और एफएपी, इनका कोई सेपरेट अस्तित्व नहीं है। ये जो 7-8 प्रोसीजर है ना, जब तुम उसको आरएपी के स्टेज पे लगा रहे हो तो उसको बोलते हैं रिस्क
असेसमेंट प्रोसीजर। और इन्हीं चीजों को जब तुम लगा रहे हो एफएपी के स्टेज पे तो उसको बोलते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। समझ में आए मैजिक, है ना? मतलब लगाना सेम ही है, सिर्फ कौन से स्टेज पे लगा रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि उसका असली नाम क्या रहेगा। जो स्टेज पे लगा रहे हो वो स्टेज का खुद का कोई पर्पस है। आरईपी के स्टेज पे लगा रहे हो पर्पस क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वो ऑब्जेक्टिव है। और वही प्रोसीजर्स को जब हम एफएपी के स्टेज पे लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। करेक्ट है? बराबर है? परफेक्ट है ना? इसके लिए देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, जस्ट अ मिनट। हाँ आ गया। हाँ, इसके लिए देखो यहां पे क्या लिखा हुआ, मैं क्यों समझाया आपको, अभी आपको समझ में आएगा। इंग्लिश देखो, एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड एज अ रिस्क असेसमेंट। अब समझ में आया लाइन? ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर जो आपको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के तरह से लगाने, बराबर है? अब पांचवा पॉइंट देगा अनुश्री, द परफॉर्मेंस ऑफ अदर आरएपी, मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर के अलावा इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और कोई प्रोसीजर्स अगर तेको आरएपी के स्टेज पे लगाने हैं तो वो भी तू कंसीडर कर ले। ये सब तू क्या कर रही है? मेथड्स कंसीडर कर रही है बिफोर स्टार्टिंग आरएपी, बिफोर आइडेंटिफाइंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसयूज। जम गया? मजा आया? आंसर इजी है, क्वेश्चन टफ है। ठीक है, आंसर सिंपल है और लॉजिकल है कि सर आरओएमएम आइडेंटिफाई करने के पहले मैं देखूंगा मटेरियलिटी है क्या, मेरे को एक्सपर्ट चाहिए क्या, उसके अलावा इनके लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है और वो उसको कंप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और एनालिटिकल प्रोसीजर्स एज आरएपी, अदर प्रोसीजर एज आरएपी। समझ में आया? पक्का? इसका मैंने एक चीट कोड बनाया है, बोलू? मटेरियल लीगल एक्सपर्ट एज एनालिटिकल प्रोसीजर एज आरएपी, अदर प्रोसीजर एज आरएपी। सिंपल है, मटेरियल लीगल एक्सपर्ट क्या बोलेंगे? एपी एज आरएपी, अदर प्रोसीजर एज आरएपी। बोलो मटेरियल लीगल एक्सपर्ट, बोलो एपी एज आरएपी, अदर प्रोसीजर एज आरएपी। वापस वापस से मटेरियल मतलब डिटरमिनेशन ऑफ मटेरियलिटी, लीगल मतलब लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड हाउ कंपनी इज कंप्लाइंग विद दैट फ्रेमवर्क, एक्सपर्ट मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट, एपी एज आरएपी मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड एज आरएपी, अदर प्रोसीजर टू बी अप्लाइड एज आरएपी। खत्म। ठीक है, वो क्वेश्चन लिखा ना, उसके नीचे ये चीट कोड लाइन लिख दो आप और नोट्स घर पे बना। देखो मैं नोट्स घर पे बनाने का काम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरे को टाइम चाहिए लर्न कराने के लिए। अगर मैं नोट्स यहां बनाऊंगा तो मैं लर्न नहीं करा पाऊंगा। मटेरियल लीगल एक्सपर्ट, एपी एज आरएपी, अदर प्रोसीजर एज आरएपी। और प्लानिंग के बेनिफिट सिंपल थे, 6 थे, 3 अलग। अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स और ऑडिट एंगेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट। और यहाँ पे एंगेजमेंट टीम मेंबर का सिलेक्शन, एंगेजमेंट टीम मेंबर का डायरेक्शन एंड सुपरविजन और कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क ऑफ एक्सपर्ट। 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। दोनों क्वेश्चन हो गए? पक्का? अपने 2 क्वेश्चन हो गए, क्या बात है। आगे अब ये कुछ सेंटेंसेस है, आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। चालू करूं? सब लोग रेडी है? ये 2 क्वेश्चन में किसी को डाउट, किसी की लर्निंग कुछ है तो बताओ। हाँ मैडम साई श्यामा क्लियर है? ठीक है सृष्टि, चलो आगे। मीका यस, चलो। आरएपी आर ऑडिट प्रोसीजर। अब देखो उसने आपको बताया जो मैंने पहले बता दिया कि आरएपी क्या है। सुनो, आरएपी बोलो और फील करके बोलना, मतलब बोलते बोलते समझना भी उसको, हिंदी में बोलना खुद के मन में। ठीक है, आरएपी आर ऑडिट प्रोसीजर। क्या है ये? कोई डाउट ही नहीं है क्योंकि ऑडिट में लग रहे हैं वो। ठीक है, परफॉर्म्ड
है ना, क्यों परफॉर्म हो रहे हैं, बोलो RAP आर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, बराबर है, क्यों, टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, है ना, क्यों क्यों लगा रहे हैं अपन प्रोसीजर, देखो यहाँ पे ना पेन से काटना, ये आपका सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट हो गया, ये वाला करेक्ट है, और इंटरनल कंट्रोल द सेकंड पॉइंट हो गया, बराबर है। तो RAP क्या है, ऑडिट प्रोसीजर है, क्यों परफॉर्म हुए, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए और इंटरनल कंट्रोल की जानकारी लेने के लिए। एक काम करो ना, अपनी जो नोट्स है ना जो बना रहे अपन, उसमें वो सेकंड आंसर के लिए जगह छोड़ो और तीसरा हेडिंग डालो, एक बार मैं तुमको उसकी नोट बनाता हूं, हाँ तो आज समझ भी जाएगा। सिर्फ हेडिंग डालो RAP सेंटर में, RAP करेक्ट है ना, और फिर क्या करो उसमें है ना, उसके नीचे ऐसा एक एरो निकालो, डाउन एरो, है ना, उसमें लिखो आर ऑडिट प्रोसीजर्स, आर ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है ना, आर ऑडिट प्रोसीजर, फिर एक और डाउन एरो, टू परफॉर्म, सॉरी परफॉर्म्ड टू ऑब्टेन, परफॉर्म्ड टू ऑब्टेन, बस उतना ही लिखो, परफॉर्म्ड टू ऑब्टेन, दो चीज हो गई। अब उसमें क्या करो, ऐसे दो एरो निकालो, ऐसे दो एरो निकालो, है ना, लेफ्ट वाले एरो में लिखो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेना, उसके एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेना, और राइट एरो में लिखो एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, ठीक है ना, बस इतना डेफिनेशन। अगर RAP का देखेंगे, RAP क्या है, जो प्रोसीजर हमने लगाए हैं, प्रोसीजर क्यों लगाए हैं, टू एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए और उसके इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, तीन चीज की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग, उसके एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग और उसके इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग, है ना, ये तीन चीज की अंडरस्टैंडिंग आप क्यों ले रहे हैं, उसके नीचे लिखो, ऐसा देखो वो दो एरो बनाए ना आपने, वो दोनों एरो को ऐसा जोड़ दो, नीचे से कॉमन कर दो उसको, बराबर है, और एक नीचे सेंटर से एक एरो ऐसा खींचो, ठीक है। अब लिखो आइडेंटिफाई एंड असेस ROMM, टू आइडेंटिफाई एंड असेस ROMM, समझ में आया, ठीक है। अब उस डायग्राम को पढ़ लो। RAP का डेफिनेशन प्यारा तरीके से आपको लिखा दिया, आप किसी को भी लाइफ में सिखा सकते हो RAP क्या है। RAP कुछ भी नहीं है, हम जो प्रोसीजर लगा रहे हैं एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, उसके एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, उसके इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, और ये अंडरस्टैंडिंग क्यों ले रहे हो, आइडेंटिफाई ROMM, समझ गया RAP। उसके बाद में प्लानिंग इज नॉट अ सेपरेट और डिस्टिंक्ट फेज ऑफ एन ऑडिट, इट इज टू बी व्यूड एज अ continual and repetitive process. It is a continuous process that begins with completion of previous audit and continues till the completion of current audit engagement. पिछले साल का ऑडिट जैसे ही खत्म हुआ, देखो आप लॉ में पढ़ने वाले हो कि एक ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट होता है ना, ये आप लॉ में पढ़ने वाले हो, इन लोगों ने पढ़ा, आप पढ़ने वाले हो कि एक ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट होता है। हर साल सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आप उसका रीअपॉइंटमेंट करते हो, लेकिन वो फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है, वो 5 साल के लिए अपॉइंट होता है। अब तूने पहले साल का ऑडिट कर ली, ठीक है, उसके बाद में तू बैठ जाएगी क्या, नहीं, पहले साल का ऑडिट खत्म होते से ही तू अगले साल के ऑडिट की प्लानिंग चालू कर देती है, और वो प्लानिंग कब तक चलेगी अनुश्री, जब तक वो ऑडिट खत्म ना हो जाए, समझा। तो प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। द एंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर की मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम, मतलब एंगेजमेंट पार्टनर मतलब मैं, और अदर मेंबर्स मतलब आप लोग, सभी लोग,
कोई छोटा बड़ा होता है क्या? सब समान होते हैं। तो मैं और मेरे सारे आर्टिकल और मेरे साथ में अगर कोई सीए होंगे एज एन एम्प्लॉय तो वो लोग भी, ठीक है। एंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर की मेंबर्स, कौन? ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर के आर्टिकल और उन सबको अपन बैठा नहीं सकते ना, देखो क्यों, क्या के लिए। एंड अदर की मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम शैल बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग द ऑडिट। ऑडिट प्लानिंग में कौन कौन इन्वॉल्व रहेगा? एंगेजमेंट पार्टनर और की मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट। देखो आप सच्ची बताओ, 50 लोगों को बैठ के प्लानिंग होती क्या? वो छोटे छोटे आर्टिकल ना छोटे डाउट पूछेंगे, सर ये क्या है, सर वो क्या, मुंह पे बेइज्जती कर सकते क्या उसकी? तो बेस्ट है तू आई मत प्लानिंग, हमको अभी हम सीरियस काम कर रहे हैं, डाउट्स के लिए अगला सेशन, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये लोग इन्वॉल्व रहना चाहिए प्लानिंग में, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। अच्छा बड़ा क्वेश्चन था और उसमें ऑप्शंस में एक ऑप्शन में की था, एक ऑप्शन में ऑल था, एक ऑप्शन में सिर्फ एंगेजमेंट पार्टनर था एंड एक्सपर्ट, ठीक है। ऐसे 4 ऑप्शन, तो उसमें क्या बोलेंगे? एंगेजमेंट पार्टनर और सारे की मेंबर्स, ठीक है। एंड participating in the discussion among engagement team members. The involvement of engagement partner and other key member of the engagement team in planning the audit draws on their experience and insight, thereby enhancing the effectiveness of planning process. बोलता है प्लानिंग में पार्टनर इन्वॉल्व है, प्लानिंग में अदर की मेंबर इन्वॉल्व है, तो उनका अनुभव टेबल पे आएगा, उनके इनसाइट्स टेबल पे आएंगे और अल्टीमेटली प्लानिंग हमारी इफेक्टिव और एफिशिएंट होगी। समझ में आया? क्लियर है? प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आइटरेटिव प्रोसेस है, डिस्क्रीट प्रोसेस नहीं है, ठीक है। आरएपी का डेफिनेशन किसी ने पूछा था, उन्होंने बोल सकते हैं आरएपी क्या है? आरएपी ऑडिट प्रोसीजर है। क्यों लगाई है? एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, उसके एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, उसके इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग। और क्यों ले रहे अंडरस्टैंडिंग? आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ आरओएम। जबरदस्त, शानदार, ठीक है। अब देखो, डिस्कशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विथ एंटिटीज मैनेजमेंट। अब इसमें एक और पॉइंट आया, ठीक है। अब इसमें तुमने प्लानिंग कर ली है ना, और तुम बोलते हो, अब तुम प्लानिंग कर रहे थे, मैनेजमेंट ने गेट से देख लिया तुम प्लानिंग कर रहे हो, मैनेजमेंट वाला अंदर आया, अरे हमें भी तो बताओ क्या प्लानिंग चल रही है। ऑडिटर क्या बोल रहा है? देखो बताएंगे हमारी प्लानिंग है, ठीक है, क्यों पता है? तो मैनेजमेंट क्या ताना मार क्या पता है? ठीक है, फिर आना इन्वेंटरी चेक करने के लिए, वो टाइम पे हम नहीं बोलेंगे लंच टाइम है। अरे हाँ यार सही बोल रहे हैं। तो फिर अल्टीमेटली आप प्लानिंग मैनेजमेंट से शेयर करोगे ना, क्योंकि क्या है, अल्टीमेटली ऑडिट कौन कराने वाला है? मैनेजमेंट। तुम जाओगे, तुमने सोचा कि भाई अनुश्री जाएंगी इन्वेंटरी चेकिंग के लिए, साथ में यास्मी जाएंगी, बरका जाएंगी, ठीक है, तुम 10 बजे पहुंच जाना और तुम सब संडे को जा रहे हो और वहां फैक्ट्री बंद है। तुमने मैनेजमेंट को कुछ शेयर ही नहीं किया कि तुम्हारा प्लान क्या है। शेयर करना पड़ेगा ना, हम अभी आएंगे, हम ये करेंगे, तब वो वहां पे काउंटर पार्ट रहेंगे उनके, जो आपको रिसीव करेंगे, चेकिंग करने में हेल्प करेंगे, सब कुछ करेंगे, राइट। तो बोलता है प्लानिंग के एलिमेंट्स आपको मैनेजमेंट से शेयर करने हैं, ठीक है। लेकिन एक बात बहुत प्यारी बोली है इसमें, मैं बोलूं? अब इसमें क्या है, हम प्लानिंग के एलिमेंट शेयर कर रहे थे, अब कुछ कुछ लोग रहते हैं बड़बोले, है ना, वो बोलते 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 पूरा पेट का बाहर निकाल देते, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे करेंगे। हमने एक्सपर्ट भी लाया है, अरे वो उसको बोलना था क्या, उसको क्यों बोल रहा था एक्सपर्ट लाया करके? तो वो बोलते हैं कि प्लानिंग आपको शेयर जरूर करनी है, लेकिन शेयर करते करते ऐसा मत शेयर कर दो कि ऑडिट की इफेक्टिवनेस ही खत्म हो जाए। बराबर बात है ना? देखो क्या लिखा है, द ऑडिटर मे डिसाइड टू डिस्कस एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विथ एंटिटीज मैनेजमेंट। बोलो, है ना, ऑडिटर डिसाइड कर सकता है कि मैं प्लानिंग के एलिमेंट्स मैनेजमेंट से डिस्कस करूंगा, लेकिन क्यों करेगा? टू फैसिलिटेट द कंडक्ट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ताकि ऑडिट एंगेजमेंट कंडक्ट हो पाए, ऑडिट एंगेजमेंट मैनेज हो पाए। व्हेन डिस्कसिंग मैटर्स, क्या बोला? वापस बोलो, एक और बोलो, इंक्लूडेड इन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान। अब देखो, ऑडिट प्लानिंग मतलब क्या? ऑडिट प्लानिंग एक हेडिंग है, ऑडिट प्लानिंग नाम का कुछ नहीं है। ऑडिट प्लानिंग में क्या आता है? स्ट्रेटजी बनाना, है ना, मेरे को इतने इतने मार्क्स चाहिए,
मेरे को ऑडिट में 60 मार्क चाहिए, मेरे को इसमें इतने चाहिए, मेरे को उसमें इतने चाहिए, राइट। अब वो स्ट्रेटजी को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, प्लान बना के कि ये मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए मेरे को इसकी 5 रिवीजन करनी है, इसकी 4 करनी है, इसकी 6 करनी है, राइट। तो वैसा ही ये दोनों चीज को मिला के क्या बोलते हैं, प्लानिंग चालू है। क्या बोलते हैं, है ना। तो बोलता है कि व्हेन डिस्कसिंग मैटर्स इंक्लूडेड इन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान, है ना, जो भी मैटर स्ट्रेटजी प्लान में इंक्लूडेड है वो आप डिस्कस कर रहे हो मैनेजमेंट से, ठीक है। केयर इज रिक्वायर्ड, वापस बोलो एक बार बोलो, ध्यान रखना, इन ऑर्डर नॉट टू कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ, क्या आप गलती से ऑडिट की इफेक्टिवनेस को कॉम्प्रोमाइज ना कर दो, उसको हद से ज्यादा ना बता। क्लियर है, पक्की बात। ये भी एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि प्लानिंग के एलिमेंट्स आप शेयर कर सकते हो, लेकिन केयर इज रिक्वायर्ड दैट ऑडिट इफेक्टिवनेस शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। बराबर बात है, एकदम बराबर बात है, ठीक है। अभी उसके बाद में अब ये एक बार ग्राफ देखो, ठीक है। प्लानिंग प्रोसेस, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। अब है ना हम एक्चुअली प्लानिंग चालू कर रहे हैं, ये उसकी ऊपरा ऊपरी बातें हो गई, 2 क्वेश्चन हमने देख लिया आज। अब प्लानिंग में क्या है, द एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज अंडर, ठीक है। एलिमेंट्स को 2 पार्ट में बांटते हैं लोग, कितने पार्ट में, काय के एलिमेंट्स है ये, प्लानिंग के एलिमेंट्स है, काय के एलिमेंट्स है, प्लानिंग के एलिमेंट्स है, ठीक है। पहला है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, क्या है, ये एक्टिविटी के शुरुआत में होता है, मतलब ये एंगेजमेंट के एकदम शुरुआत में होता है, ठीक है। दूसरा है प्लानिंग एक्टिविटीज, क्या है, दूसरा क्या है, प्लानिंग एक्टिविटीज। उसमें क्या है देखो, स्ट्रेटजी और प्लान, समझ आ रहा है ना। तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज पता है क्या होती है, वो प्लानिंग चालू होने के पहले, जस्ट पहले अपन कुछ एक्टिविटीज करते हैं, फिर प्लानिंग एक्टिविटीज चालू होती है। उसमें क्या होता है, ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है आपका आरएपी, है ना। फिर उसके बाद में हम लोग एफएपी चालू करते हैं। क्लियर है, एकदम क्लियर है, ठीक है। ये देखो अभी अपन कल क्या पढ़ने वाले हैं, ये तीनों, है ना, ये तीनों, ये अपन सब कल खत्म कर देंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा चालू कर देंगे। आपका पूरा चैप्टर जितना बचा है वो ये ग्राफ है। और इसके अलावा एक और चीज है जो आईसीआई ने ग्राफ में डाली है, उसका नाम है ऑडिट प्रोग्राम। ये आखिर के 2-3 पेज है। क्लियर है, खत्म चैप्टर, ठीक है ना। अभी एक चीज जाने के पहले अपन बनाएंगे, अपने अपने नोट्स ओपन करो। मैंने मैप के लिए जगह छुड़ाई थी ना, है ना। वो मैप में सबसे ऊपर, मतलब मैप में भी हेडिंग आ गई, उसके नीचे आपको ये बनाना है जो मैं बना रहा हूं। ऐसी लाइन बनाओ, ठीक है। सबसे पहले लिखो यहां पे प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, बराबर है, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। उसके बाद में लिखो, उसके बाद में लिखो, ऐसा करके लिखो, प्लानिंग एक्टिविटीज, है ना। प्लानिंग एक्टिविटीज में नीचे 2 एरो ऐसे मारो, एक में लिखो ऑडिट स्ट्रेटजी, एक में लिखो ऑडिट प्लान, लिख दिया। उसके बाद में लिखो एक और ऐसा लाइन करो और लिखो आर नहीं, मैटर्स बिफोर आरएपी, मतलब प्रायर टू आरएपी, ऐसा लिख दो।
ठीक है, फिर लिखो, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर से ऐसे लाइन जोड़ दो, ये 3 एरो पे, और इसके ऊपर हेडिंग डालो ऑडिट प्लानिंग, ठीक है, क्लियर है ना। अभी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में भी 3 एक्टिविटी है, जब पढ़ाऊंगा तो उसमें 3 एक्टिविटी 3 एरो एडजस्ट कर लेना प्लीज, ठीक है। अभी सुनो, इसके बाद में चालू होता है यहाँ पे RAP, ठीक है ना, लिखो, मतलब प्लानिंग को लग के ही चालू होता हूं, RAP। फिर यहां पे एक लाइन खींचो, ठीक है, और फिर लिखो ऑडिट स्टार्टेड। एक्चुअली RAP को भी आप ऑडिट स्टार्टेड ही बोलते हो, लेकिन उसमें आप एक्चुअली ऑडिट नहीं करते, आप सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। तो आप कभी कभी उसको प्लानिंग का पार्ट भी मानते हो, ये थोड़ा बेटर क्लियर होगा चैप्टर 3 में, ठीक है। ऐसा मान के चलो कि प्लानिंग होती, आ रहा ना FAP भी, ऐसा मान के चलो कि RAP जो है प्लानिंग का ही कहीं ना कहीं पार्ट है ना, या प्लानिंग बस होते से ही, ऑडिट प्लान बनते से ही RAP लग जाता है, लेकिन उसके पहले अदर मैटर 5 जो अपने को कंसीडर करने हैं। यस, अब RAP लगा दिया, अब उसके बाद में आएगा FAP, ठीक है। उसके बाद में आप एक और ऐसी लाइन बनाओ, ठीक है। अब क्या मिलेगा अपने को, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और लाइन लो ऊपर नीचे, मतलब फिर क्या मिलेगा अपने को, कंक्लूजन। क्या मिलेगा, कंक्लूजन। कंक्लूजन के बाद में लिखो ओपिनियन, उसके बाद में लिखो ये ऑडिट की जर्नी है, पूरी ऑडिट साइकिल। पहले प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज होगी, मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर प्लानिंग एक्टिविटीज होगी, मतलब स्ट्रेटजी और प्लान बनाना, ठीक है। फिर मैटर्स जो RAP के पहले मुझे प्रायर टू RAP कंसीडर करने हैं, 5 मैटर्स पढ़ाए थे आज, वो ये तीनों मिला के हो गए ऑडिट प्लानिंग की स्टेज। प्लानिंग होते से ही RAP चालू हो जाएगा, ठीक है। रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे, रिस्क को असेस करेंगे, ठीक है। एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, एंटिटी के एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेंगे। RAP हो गया, RAP होने के बाद में रियल ऑडिट चालू होगा, हम लगाएंगे FAP, उससे मिलेगा एविडेंस, उससे मिलेगा कंक्लूजन, उससे मिलेगा ओपिनियन, उससे मिलेगा रिपोर्ट, खत्म, ठीक है, डन, थैंक यू। अभी कल, अच्छा वो लिखो पहले जल्दी जल्दी, PFI फटाफट, रफ में PFI का आंसर, सॉरी